4 राज्यों और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी पर चर्चा करने के लिए खास तौर पर पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहां पर 8 चरणों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी जी, आज तक पर केंद्रीय मंत्री। मुख्तार अब्बास जी, स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही, ममता बनर्जी तो कह रही है कि ये दबाव में 8 फेज में चुनाव कराए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। सवाल यह है कि क्या वाकई परिवर्तन के लिए ही अष्टमेव जयते करा दिया है आप लोगों ने 8 चरण में, ये उनका आरोप है। देखिए अंजना जी, जब सुबह है इतनी मतवाली तो रात का आलम क्या होगा। जब चुनाव से पहले हार का हाहाकार दिखाई पड़ रहा है तो चुनाव के रिजल्ट आने के बाद क्या हश्र होगा, हंगामा होगा, इसका एहसास आप आसानी से लगा सकती है। क्योंकि अभी तो और आगे भी रोना धोना मचेगा, ईवीएम के सर पे अभी ठीकरा फूटेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग वहाँ के जो हालात है उसके आधार पर चुनाव कितने चरणों में होना चाहिए, कहाँ कहाँ होना चाहिए, ये चुनाव आयोग तय करता है। और जिस तरह की वहाँ पर हिंसा का माहौल है, जिस तरह से अराजकता का माहौल है, जिस तरह की उद्दंडता का माहौल है, पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अराजक तत्वों के हाथों हाईजैक कर ली गई है, ऐसे हालात में चुनाव आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी भी चुनाव आयोग की, कि निष्पक्ष चुनाव हो, भयमुक्त माहौल में चुनाव हो, स्वतंत्र चुनाव हो और लोग अपने मताधिकार का स्वतंत्र ढंग से इस्तेमाल कर सके। अब उसके आधार पर भी, उस पर भी अगर सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो आपको एहसास आसानी से हो जाना चाहिए, और पश्चिम बंगाल के लोगों को भी हो चुका है कि विदाई का बैंड बाजा बज चुका है। उनका ये कहना है, देखिए विपक्षी पार्टियों का आरोप मुख्तार जी ये लगता है, उनका कहना है कि अगर ज्यादा फेजेस में चुनाव होता है तो भाजपा को इसलिए फायदा होता है क्योंकि आपके पास धन बल ज्यादा है और आखिरी के चरण तक आप लोगों को प्रचार के लिए खूब टाइम मिलता है, धन बल आपके पास ज्यादा है और इसी वजह से इस तरह से ज्यादा फेजेस में चुनाव कराए जा रहे हैं। इस पर क्या जवाब होगा? देखिए हमारे पास धन बल नहीं है, हमारे पास जन बल है। और जिस पार्टी के पास जन बल होता है उसको जो है वो जनता पर विश्वास होता है, और जिस पार्टी के पास जनबल नहीं होता वो इस तरह के हाहाकार और इस तरह का रोना धोना करते हैं। पहली चीज देखिए, मोदी जी ने जब से मोदी जी ने केंद्र की राजनीति में कदम रखा है, तब से उन्होंने जो भी चुनाव हुए हैं, चाहे पंचायत के चुनाव हुए हों, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हों, चाहे असेंबलीज के चुनाव हुए हों, पार्लियामेंट के चुनाव हुए, हर चुनाव को बहुत सीरियस तरीके से, बहुत ही गंभीरता के साथ और भारतीय जनता पार्टी की विजय को सुनिश्चित करने की रणनीति के साथ लड़ा। अब जब जो है वो त्रिपुरा है, अब त्रिपुरा का भी कोई सोच सकता था कि भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा, भारतीय जनता पार्टी वहां विजय पताका फहराएगी, असम है या और भी जगहों पे है। इसलिए हमने बंगाल में भी जो हमारा 2% 3% का गैप था चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव के दौरान, उस 2% 3% के गैप को हमने भरा है और भरने के साथ हम चुनाव के मैदान में आ रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि हम जो है वो जेब खाली करके और भारतीय जनता पार्टी अपनी झोली खाली करके चुनाव के मैदान में आई है। हम 1.5-2% के अंतर के बीच में हमने उस गैप को मेहनत करके उन क्षेत्रों में जहां पर हमें लगा था कि हमें वहां पर जो है वो और लोगों का विश्वास जीतने की जरूरत है, उसको हमने किया। आपने देखा कि हर केंद्र की योजना, हर केंद्र के कार्यक्रम पर कितनी उसको रोको, उसको लागू मत करो। अरे भैया, वो बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, वो मोदी जी की केंद्र की सरकार का कार्यक्रम है जो पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए है, लेकिन उसको नहीं हम लागू करने देंगे। क्यों नहीं लागू करने देंगे? कि मोदी जी का नाम आ जाएगा। अरे भैया, आप अपने नाम का ठप्पा लगा के उसे लागू तो करते, जनता को तो फायदा होने देते। नहीं होने दिया उन्होंने। पूरे देश में हो रहा था, वहां नहीं हो रहा था। तो ये सब खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सवाल तो यही है ना कि मुख्तार अब्बास नकवी जी, आरोप ये लगता है कि आप लोग ध्रुवीकरण करा देते हैं, हिंदू मुस्लिम करा देते हैं पूरे इलेक्शन को। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि चाहे वो उड़ीसा हो और भी कई राज्य हैं ऐसे, लेकिन इस तरह की ताकत बीजेपी नहीं झोंकती है क्या? घुसपैठ की परेशानी, बांग्लादेश से बॉर्डर सटे होने की वजह से ध्रुवीकरण के लिए एक पोटेंशियल राज्य दिखता है, जिसकी वजह से बीजेपी ने इसको प्रतिष्ठा की बात बना ली है। और स्वर्णकाल बीजेपी का तब तक नहीं आएगा जब तक हम बंगाल और केरल पर राज नहीं करेंगे। अमित शाह जब ये कहते हैं तो इसका क्या अर्थ है? देखिए,
ध्रुवीकरण कहाँ है। अगर आप जो है वो घुसपैठियों पे नरमी और जय श्री राम पे गर्मी करेंगी तो ये आप खुद में संदेश क्या दे रही हैं। आप जो है वो घुसपैठियों से तो नरमी है आपकी, और जय श्री राम पे आप गर्मी दिखाएंगी कि नहीं अगर यहाँ बोला तो हम बंगाल में नहीं बोलने देगा। अरे भाई इसका जो है ना तो संप्रदाय से मतलब है ना धर्म से मतलब है। ये देश की अस्मिता, देश की मर्यादा के प्रतीक उनका जय श्री राम गांव गांव में लोग कहते हैं राम राम जी, तो क्या एकदम कोई चिढ़ करके उसको ईंट पत्थर थोड़ी मारने लगता है। तो ये जो बौखलाहट है कि आप लेकिन जो है नकवी जी वो कह रही है कि मैं भी जय सिया राम बोलती हूँ, मैं बीजेपी वाला जय श्री राम नहीं बोलती हूँ, मैं जय सिया राम बोलती हूँ, ये उन्होंने कहा है आज तक के इंटरव्यू में। देखिए मुझे लगता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। उनके जय श्री राम पर या जय सिया राम पर एक्शन क्या होते हैं वो सबने देखा हुआ है, उसको हमें बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। आप उसको दोहरा करके दिखा दीजिए, एक बार नहीं कितनी बार उन्होंने जिनका उनका व्यवहार रहा है, जो उनका एक्शन रहा है, उस पर जो आक्रोश रहा है वो बहुत बैड टेस्ट का रहा है। चलिए ठीक है, अगले सवाल पर मैं आती हूं। असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM का वहां पर पहुंचना, जो मुस्लिम वोट है वो बांटने के लिए हो रहा है। ममता बनर्जी ने इसीलिए रैली की इजाजत नहीं दी है असदुद्दीन ओवैसी को, तो आपका प्लान भी फेल हो जाएगा क्या? अब देखिए क्या है, देखिए मुझे लगता है कि बीजेपी जो है वो वोटों की जागीरदारी की सियासत तो करती नहीं। अब ममता जी और उनकी पार्टी की अगर मुस्लिम वोटों की जागीरदारी की जंग चल रही है तो ये उनकी अपनी समस्या है कि हम जो है हमारी ये जागीरदारी है, हमारी ये जमींदारी है और इस पर जो है हम किसी को जो है वो घुसने नहीं देंगे। अरे भाई उनकी पार्टी है, वो लड़ें, वो कहाँ लड़ते हैं। उनका शुद्ध रूप से सांप्रदायिक एजेंडा होता है जो कहीं ना कहीं दोनों के एजेंडे में आपस में टकराव दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ जो है उनका सांप्रदायिक एजेंडा होता है, दूसरी तरफ जो है वो तृणमूल कांग्रेस का। तो उन्हें लगता है कि ये जो सांप्रदायिक एजेंडा है इस पर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये दूसरा क्यों लेकर आ गया। तो बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी जो है वो विकास के मुद्दे पर, राष्ट्रीय अस्मिता के मुद्दे पर, जब पश्चिम बंगाल के लोगों को के आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे, बिना रुके हुए और बिना किसी भेदभाव के पहुंचे, ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प के साथ हम कर रहे हैं। और कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है, बहुत से लोग लड़ेंगे। अभी तो कई जो है वो प्लेयर सामने आएंगे। अब उसमें उसका रिएक्शन ममता जी ये नहीं हम इनको लड़ने देंगे इनको लड़ने देंगे, वो उनकी अपनी समस्या है। आप माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, इसीलिए मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि सर आप जानते हैं, और जो बंगाली मुस्लिम जो होते हैं जो पश्चिम बंगाल में पूरे होते हैं, अलग अलग ये कई ऐसी संगठन हैं जिनका मस्जिदों पर बहुत असर है, फुरफुरा शरीफ, अब्बास सिद्दीकी, असदुद्दीन ओवैसी, इन सब का आना, मैं ओवरऑल मुस्लिम वोट बैंक पर आपसे बात कर रही हूं क्योंकि दुर्भाग्य ही समझिए लेकिन ऐसा है कि एक प्लान करके या फिर बातचीत करके वोट डाला जाता है कि किसको देना है, किसको जिताना है, किसको हराना है। ऐसे में क्या वो वोट बांटना आपके लिए एक प्रायोरिटी है या नहीं है? क्योंकि आपकी तरफ तो सर कोई आने वाला नहीं है। आपको लगता है मुस्लिम वोट मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल में? देखिए अंजना जी, बहुत बड़ी गलतफहमी है कुछ लोगों को। आज का मुस्लिम वोट मस्जिदों और मौलानाओं से तय नहीं होते, और जिनको ये गलतफहमी है कि मुस्लिम वोटों का फैसला जो है वो मस्जिदों और मौलानाओं के जरिए होता है, वो बिल्कुल गलत है। आज जो है वो मुस्लिम भी जो देश के अन्य लोगों के सरोकार हैं वही मुसलमानों के सरोकार हैं। अगर मोदी जी ने इन 6.5 सालों में गांव में सड़कें बनवाई, घर बनवाए, बिजली पानी दिया, लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए, लोगों को जो है वो विकास की रोशनी लोगों तक पहुंचाई, तो उसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई देखकर नहीं पहुंचाया। उन्होंने जो जरूरतमंद है उसकी आंखों में खुशी हो, उसकी जिंदगी में खुशहाली हो, इस संकल्प के साथ काम किया। और जिसका नतीजा है कि अगर लोकसभा के चुनाव देखें तो भारतीय जनता पार्टी को लगभग जो है 34% मुस्लिम वोट मिलता है, माइनॉरिटीज वोट मिलते हैं। उसके अलावा अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं, वहां पर भी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी। आज मुसलमान किसी भी समाज के या आज बीजेपी किसी भी समाज के हिस्से के लिए अछूत नहीं है। आज बीजेपी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, गुण दोष के आधार पर
सभी समाज के हिस्से के लोग उसको तय करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा हमारे पास नेतृत्व है, जो कि डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस का क्रेडिबल ब्रांड न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बन चुके हैं। इस ब्रांडिंग में कोई दिक्कत नहीं है मुख्तार जी, लेकिन जब आप ये आरोप आपकी पार्टी के सभी नेता लगाते हैं कि हिंदू विरोधी है ममता बनर्जी, बीते दिन भी जब तारीखों का ऐलान हो रहा था उन्होंने एक बहुत बड़ी पूजा कराई, हवन कराकर, और उसकी तस्वीरें पूरा देश देख रहा था। क्या अब इस देश की राजनीति पूरी तरह से आप लोगों ने नहीं बदल दी है? रिलीजियस आइडेंटिटी, धार्मिक पहचान के इर्द गिर्द चुनाव हो रहे हैं, और ये ट्रेंड, ये कल्ट जो भी कह लीजिए, इसे आपकी पार्टी लेकर आई है। कोई रिलीजियस आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी, राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद की आइडेंटिटी आज पूरे देश में है। कहीं पर कोई धर्म के आधार पर। अच्छा, आप एक बात बताइए, हमारे जो विपक्ष के साथी हैं उनसे भी पूछिएगा कि मोदी जी ने 6.5 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में या धार्मिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में कहीं पर भी समाज के किसी हिस्से के साथ कोई भेदभाव किया है? डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, इंपावरमेंट विदाउट अपीजमेंट, इस संकल्प के साथ काम किया, और जिसका कि असर और जिसका कि प्रभाव हुआ है। अगर बच्चियों के ड्रॉप आउट रेट जो है वो 73% से घट करके जो है वो 32% और 31% रह जाता है, तो ये मोदी जी का ही कमाल है। बिना भेदभाव के, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, जो उन्होंने विकास का एक रास्ता चुना है, उसका कमाल है। और मोदी जी का विकास का मसौदा वोट का सौदा न था, न है, न रहेगा। एक चीज, आपने सांप्रदायिकता की बात की, आप ये बताइए, आप घुसपैठियों के प्रति नरमी बरतेंगे और जय श्री राम पे गर्मी करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि उनको कहा नहीं जाएगा कि आप जय श्री राम विरोधी हैं या हिंदू विरोधी हैं? लोग कहेंगे, क्योंकि आपका व्यवहार जो है वो खुद आपको प्रदर्शित कर रही है कि नहीं, हम जो है वो इस तरह के लोगों के साथ हैं, इस तरह के लोगों के साथ हैं। जबकि इस बात को बंगाल के लोग भी पसंद नहीं करते। बंगाल का चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो राष्ट्रवादी है, वो राष्ट्रीय अस्मिता के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, समर्पित है। अब ये बहुत हो गया कि इधर बांटो, उधर बांटो, इधर बांटो। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, देश के संविधान पर और देश की व्यवस्था पर विश्वास करने वाली, लोकतंत्र पर विश्वास करने वाली पार्टी है। हम समाज के सभी वर्गों का विश्वास हासिल करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य भी है, लोकतांत्रिक कर्तव्य है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अब उसी दिन देखिए ना नकवी साहब, जिस दिन प्रधानमंत्री वहां पर गए हुए थे रविंद्रनाथ टैगोर के लिए जो पूरा आयोजन किया गया था, वहां पर एक मुख्यमंत्री का, और वो जब जा रही थी भाषण देने के लिए, नारेबाजी हो गई। इस पर वो गुस्सा गई और उन्होंने कहा कि मेरा अपमान है। वहां पर क्या क्या नारे लगे, क्योंकि हम लोगों ने जो सुनाया था उसमें जय श्री राम के भी नारे। क्या इस तरह से उनको कॉर्नर किया जाता है जानबूझकर आपकी पार्टी की तरफ से? आरोप वो लगाती हैं आप लोगों पर? नहीं, उनकी चिड़चिड़ाहट, पता नहीं क्या नारे लगे, वो तो ज्यादा नहीं देखा, लेकिन उनकी चिड़चिड़ाहट तो जय श्री राम के नारे पे थी। अब जब आप जय श्री राम के नारे पे चिड़चिड़ाएंगी, नाराज होंगी, ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर देंगी, लोगों को जो है अपशब्द कहना शुरू कर देंगी, तो नेचुरली जो है वो लोगों का ये इस बात का एहसास होना स्वाभाविक है कि विदाई के बैंड बाजे के पहले जो हालात होते हैं वो हालात सामने दिखाई पड़ रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा चुनाव का अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन उधर कर रहा था, और इधर जो है वो हार का हाहाकार सुनाई पड़ने लगा था पहले। लेकिन देखिए नकवी जी, उस दिन प्रधानमंत्री भी तो गए बोलने के लिए, उस वक्त तो किसी ने नारेबाजी नहीं की, और भी कई लोग थे जो मंच पर जा रहे थे, कभी नारेबाजी नहीं हुई। नारेबाजी हुई तो जब ममता बनर्जी जा रही थी बोलने के लिए, तो टारगेट तो था ही सेट। देखिए, ऐसा है कि पब्लिक कहाँ नारा लगाती है, लोग कहाँ नारा लगाते हैं और क्या लगाते हैं, ये हम लोग सब लोग देखते हैं, सुनते हैं। हम लोगों के लिए भी खिलाफ भी नारे लगते हैं, बहुत से खिलाफ नारे लगते हैं। हम मिनिस्टर्स हैं, हम भी जाते हैं जब, तो बहुत सी ऐसी चीजें लोगों को पसंद नहीं होती, तो हम नारे सुनते हैं लोगों के, मुखालफत के नारे होते हैं, विरोध के नारे होते हैं, वो सुनते हैं। लेकिन हम कोई उनके ऊपर जो है कूद नहीं पड़ते, चिल्लाने नहीं लगते उनसे। उनके हम जो उनकी भावना है उसका सम्मान करते हैं, यही लोकतंत्र है। अगर आप जो है
वो एक नारे को कुछ अपनी चिढ़ बना लेंगे तो आपसे वहां के लोग चिढ़ने लगेंगे। आप उसका कितना जस्टिफिकेशन दीजिए कि नहीं हम जय श्री राम के खिलाफ नहीं चलिए, ठीक है। हम तो जय सिया राम कहना चाहते हैं। अब सीए एनआरसी के मुद्दे पर आना चाहती हूँ। जो मतुआ समुदाय वहां पर है वो काफी उम्मीदों के साथ, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने प्रॉमिस किया था, वो चाहते हैं कि सीए एनआरसी का वादा पूरा हो। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये 1 महीना ये बचा है चुनाव का, आपको लगता है सीए एनआरसी का मुद्दा फिर से गर्मा सकता है? और बीजेपी के लिए जिन परिस्थितियों में अभी तो सर देखिए यहाँ पे आप किसानों के भी मुद्दे पर घिरे हुए हैं, पेट्रोल की कीमत सेंचुरी ठोक रही है जो कभी नहीं हुआ, और इधर अगर तीसरा ये फ्रंट खुल गया और उसके विरोध में भी लोग इकट्ठा हो गए तो घिर सकती है आपकी केंद्र सरकार, या फिर ये मुद्दा भारी पड़ सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि सीए के मुद्दे पर जिस तरह से भय और भ्रम का माहौल कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और ये जो गुमराही गैंग है इसने फैलाया, वो अब धीरे धीरे खुद एक्सपोज हुए हैं। सीए जो है वो लोगों को 3 देशों के पीड़ित प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देने का विषय है, उसको नागरिकता किसी की लेने का विषय नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, सीए जो है वो ये जो एक्ट है ये कोई अमित शाह जी और मोदी जी ने आने के बाद नहीं है लाए हैं, ये बहुत पहले से है। समय समय पे इसमें संशोधन हुए हैं, वक्त की जरूरत के हिसाब से, वक्त की मांग के हिसाब से। अब आपने कहा कि जी पार्लियामेंट ने जिस कानून को पास किया है हम उसे लागू नहीं करेंगे। एक बड़ा आजकल फैशन चला हुआ है कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल आप संविधान के ही शपथ के साथ आपने मुख्यमंत्री बने और आप कहते हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको हम नहीं निभाएंगे। अब पार्लियामेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, असेंबलीज की अपनी होती है, सब चीजें तय हैं संविधान में। अगर पार्लियामेंट कोई कानून पास करती है तो ये राज्य सरकार या राज्य की असेंबली नहीं कह सकती कि नहीं हम नहीं पास करेंगे, हम अपना अलग कानून चला देंगे। लेकिन ये हो रहा है, ये फैशन है, पॉलिटिकल फैशन हो गया है और इस पॉलिटिकल फैशन में पाखंड ज्यादा है और उस पाखंड का नतीजा है कि आप देखें कि शायद बंगाल ने भी कह दिया हम सीए नहीं लागू होने देंगे। अरे भैया, क्यों नहीं लागू होने दोगे? किसी की नागरिकता नहीं जा रही है, नागरिकता देने की बात है। बांग्लादेश अभी तो वैसी जी भी जाएंगे नकवी साहब, अफगानिस्तान के लोग, ओवैसी जी भी जाएंगे नकवी साहब, और वो भी वहां पर यही बोलेंगे कि देखिए हम भारतीय मुसलमानों को टारगेट कर रही है सरकार। अभी तो वो भी पहुंचेंगे। अच्छा भैया, ये बताओ कि किस भारतीय मुसलमान को टारगेट किया है? किस भारतीय मुसलमान की नागरिकता छीन ली गई है? किस भारतीय मुसलमान को अधिकार छीन लिए गए हैं? किस भारतीय मुसलमान की जो है वो तरक्की को रोक दिया गया है? किस भारतीय मुसलमान के संवैधानिक और धार्मिक हकों पर कुठाराघात हुआ है? और मुसलमान और हिंदू का विषय कहां है? ये देश जो है वो सभी का देश है और हर समाज का हिस्सा इस बात को महसूस करता है कि मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, वो सभी के साथ है। हाँ, ये बात सही है कि हमने शुरू में कहा कि मोदी जी का विकास का मसौदा वोट का सौदा ना है, ना था, ना रहेगा। और हम बिना वोट के सौदे के विकास करते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये इसने वोट दिया है कि नहीं दिया है, ये वोट देगा कि नहीं देगा। ये हम राजनीतिक पार्टी हैं, हम जरूर चाहेंगे कि हमें वोट मिले, लेकिन उसके आधार पर हम विकास के मसौदे को तय न करते हैं और न कराए। ये मोदी जी का संकल्प है। बहुसंख्यकवाद की राजनीति आप करते हैं, यह आपकी पार्टी के लिए कहा जाता है। इसी पर एक कंक्लूडिंग रिमार्क, क्या यही चेहरा, यही छवि बंगाल में कमाल दिखाएगा इस बार? यही इसी एजेंडे पे आप लोग चल रहे हैं? आखिरी में दो लाइन का जवाब नकवी जी। देखिए, ऐसा है कि सितारों के आगे जहां और भी है, अभी वक्त के इम्तिहान और भी है। तो अभी जो इस इम्तिहान में भी भारतीय जनता पार्टी पास होगी। पश्चिम बंगाल के चुनाव हो, चाहे वो तमिलनाडु का चुनाव हो, चाहे पांडिचेरी का चुनाव हो, असम का। और एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, उससे भी इंपॉर्टेंट है कि हम हर चुनाव को गंभीरता से लड़ते हैं। हम जो है वो बचकानेपन से, हम जो है वो दंडता से नहीं लड़ते। और ये लोग जो है पहले से ही ये माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, भूमिका बना लेते हैं कि हम चुनाव जो है वो मैदान में से तो हम हार गए हैं, मैदान में तो हमें समर्थन है नहीं, इसलिए पहले से भूमिका बनाओ। अभी ये है, अभी आप देख लीजिएगा जब चुनाव के रिजल्ट आने लगेंगे तो ईवीएम विलाप मंडली भी आ जाएगी, वो भी
धोना करेगी। आज जो जमीन की हकीकत है वो वहां पर बहुत साफ साफ दीवारों पे लिखा हुआ है, बीजेपी के पक्ष में है, मोदी जी के पक्ष में। ठीक है सर, 2 मई का इंतजार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। थैंक यू अंजलि।